जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी जिसके अंदर LIC लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। दूसरा शेयर काफ़ी शानदार है, मजबूत शेयर है अपने सेक्टर का, और लगभग 30 से 35% की गिरावट उस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस समय जो डॉलर के अंदर जो तेजी बनी हुई है और रुपया कमज़ोर हो रहा है, उसका क्या असर देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि डॉलर के अंदर अगर तेज़ी बन रही है, ये एक रुपये के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही ख़राब बात है। यानी कि इसका सीधा असर देश पर पड़ता है, देश की इकोनॉमी यानी कि GDP पर पड़ता है। ठीक है, अभी क्यों नहीं पड़ रहा उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और ये रुपया इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हुआ है, आप देखेंगे यहाँ तो 88 रुपये 15 पैसे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ भी सामान अगर हम विदेश से मंगाएंगे तो अभी $1 का अगर हमने सामान मंगाया तो हमें 88 रुपये 15 पैसे देंगे, इसका मतलब ये था। ठीक है, लेकिन अगर 5 दिन पहले अगर हम चले जाएँ, 5 दिन पहले का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो 87 रुपये 55 पैसे देने पड़ते थे। कितने? 87 रुपये 55 पैसे देने पड़ते थे। उससे पहले थोड़ा सा पहले चले जाएं, एक महीने पहले ही देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, उससे पहले अगर 1 साल पहले अगर थोड़ा सा चले जाएं तो 1 साल पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 83 रुपीज़ देने पड़ते थे। कोई भी सामान विदेशों से अगर हम $1 का मंगा रहे हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ता था? 83 रुपीज़। अब कितना देना पड़ रहा है? 83, यानी कि 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब 5 साल का एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आप पाएंगे कि 72 रुपीज़ देने पड़ते थे 2021 के अंदर। समझ लीजिए किस तरीके से हमें समझना है। एक सामान $1 का हम मंगा रहे थे 2021 में, तो हमें 72 रुपये देने पड़ते थे। ठीक है, आपकी जेब में कितने हैं? 72 रुपये। $1 का कुछ भी सामान आपने मंगाया, मान लीजिए थोड़ा सा तेल आपने मंगाया, ठीक है, क्योंकि तेल ही हम ज़्यादा मंगाते हैं। $1 का तेल आपने मंगाया तो आपको 72 रुपये देने पड़े, लेकिन अब इस समय कितना पैसा देना पड़ेगा? 88 रुपये। कितना रुपये देना पड़ेगा? 88 रुपये। तो 72 से यहाँ पर 10, और ये मान सकते हैं कि लगभग 16 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। 15 रुपये ही मान लेते हैं। 15 रुपये 2021 से लेकर अभी तक आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो देश पर देखिए, अब थोड़ा बहुत तो सामान ही मंगाया जाता है, कितना तेल हम मंगाते हैं। तो अभी आपका सवाल होगा कि GDP इस समय बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये डॉलर ऊपर की साइड में बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके पीछे का कारण ये है कि अब हमारी मजबूरी बन गई है कि अब हमें मजबूरी में तेल किससे लेना पड़ेगा? रसिया से ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रसिया हमें सस्ता तेल दे रहा है। कहीं और से मंगाते हैं हम तेल, तो अब हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यह हमारी मजबूरी बन गई। इसलिए बार बार अमेरिका कह रहा है कि वहाँ से तेल मत लीजिए, वहाँ से तेल मत लीजिए, वहाँ से हम तेल लेंगे तो हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी आगे। और ये अमेरिका को पसंद नहीं है। समझ में बात आई? ये रसिया यूक्रेन तो एक बहाना है। मेन फोकस क्या है कि इंडिया इतनी तेज़ी से जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ ना पाए, बस। अब यहाँ पर क्या है, केस निकल कर आ रहा है कि इस डॉलर की वैल्यू को कैसे कम किया जाए। अब ये सिर्फ इंडिया के लिए खतरा नहीं है, ये चाइना के लिए भी खतरा है, ये रसिया के लिए भी खतरा है, ये और दूसरी कंट्री पाकिस्तान, श्रीलंका, सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, क्योंकि डॉलर में ही ज़्यादातर सारा व्यापार होता है। तो डॉलर का बढ़ना हर पूरे ग्लोबल सभी के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इस पर कैसे प्रहार किया जाए, वो तभी किया जा सकता है जब अपनी लोकल करेंसी के अंदर लोग काम करेंगे, नहीं तो ये तो डुबो देगा। ये न जाने कितने सारे देशों की इकोनॉमी को तबाह करने वाला है डॉलर की अगर, या तो फिर विदेशों से कोई व्यापार मत कीजिए। क्या बिल्कुल बर्बाद कर देगा? देखिए, अभी तक तो बर्बाद नहीं किया, लगातार ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हम भी लगातार ऊपर जा रहे हैं। अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें भी इसी के साथ ऊपर बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा। हमारे पास इतना डॉलर आना चाहिए। अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो आप ये ले लीजिए कि हम विदेशों से सामान मंगाते हैं, हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां, फार्मा जैसी कंपनी हो, IT जैसी कंपनीज हो, हमें पेमेंट भी तो डॉलर में मिलता है। अगर कोई कमाई की हमने वहाँ से, हमें डॉलर में पेमेंट मिला। मान लीजिए कोई टेक्सटाइल की कंपनी है, टेक्सटाइल की कोई कंपनी है, ठीक है, वो डॉलर में पेमेंट किया, मतलब कि कुछ सामान बेचा, डॉलर में आया, ठीक है, तो पहले अच्छा खासा पैसा 72 रुपये मिलता था, अब मिल रहा 88 रुपये। ठीक है, तो ज़्यादा मिल रहा ना, तो हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ हो गई। तभी तो ट्रंप ने बोला कि 50% का टैरिफ इन पे लगाइए। समझ में बात आई कि टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है, क्यों कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है हमें? समझ में बात आई कि टैरिफ लगा देंगे तो जो भी ये सामान मंगाएंगे, ये हमारे देश के अंदर सामान ना बेच पाए, क्योंकि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी,
बड़ी हुई है तो इनका फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहीं जाके फ़ायदा भी होता है, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो निगेटिव ही नहीं सोचना है, क्योंकि हम ग्लोबली, हमारा देश ग्लोबली काम, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो विदेशों के अंदर काम करती हैं, डॉलर में पेमेंट उनको होता है, तो अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा भी होता है। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो आपका फ़ायदा है, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं तो बड़ा नुकसान है, बड़ा घातक है। समझ बात है, ये हर कंट्री के लिए। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अगली कंपनी होगी के फिन टेक्नोलॉजी, ठीक है, के फिन टेक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। एक साल के अंतर्गत अगर देखते हैं इसको, तो एक साल के अंदर ये शेयर गिरावट में गया है। कितने परसेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग 35% की गिरावट देखने को मिल रही है। कितनी, 35% की। मार्केट शेयर देखिए इसका 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि छोटी कंपनी है, लेकिन इसने पैसा अच्छा बना के दे दिया लोगों का। कितना, 5 साल में आप देखिए कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है, ज़बरदस्त, ठीक है। उससे पहले और देखिए, ज़बरदस्त पैसा बना के दे दिया है, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा पैसा आपको बना के दे दिया है, 5 साल की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें, इतना बड़ा बड़ा पैसा अगर बन रहा है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि इतना पैसा 5 साल में बना है, शेयर ने इतना बड़ा पैसा बना के दे दिया है, तो थोड़ा सा ठहरना भी चाहिए, थोड़ा सा रुकना भी चाहिए। अगर इतना पैसा पिछले 5 साल में बना है तो आपको रुकना नहीं चाहिए। क्या 1 साल का ही देखना है इतना गिर गया? आपको ये नहीं देखना कि पिछले 5 साल में कितना भागा है, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कुछ समय से देखिए, पूरे पूरे साल का देखें तो धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं पिछले 3-4-5 क्वार्टर की, तो थोड़ी सी रुकी हुई है, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, इस समय आप देखेंगे म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगातार कंपनी, म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, एएमसी के अंदर कंपनी काम करती है। तो के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो लीडिंग कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब म्यूचुअल फंड का सारा काम देखना, इसके अलावा और भी फाइनेंशियल के अंदर और चीज़ भी देखने, तो बड़ा शानदार इकोसिस्टम कंपनी बना के दूसरी कंपनी को देती है, ठीक है। तो आप इस कंपनी को देखेंगे तो इंडिया के अंदर तो कंपनी काम कर रही है, लगातार इस कंपनी के क्लाइंट भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कंपनी काम करती है, लगातार इस कंपनी के क्लाइंट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलीपींस में भी, मलेशिया की बात करते हैं, वहाँ पर भी कंपनी, वहाँ के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें कंपनी अपना क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो लगातार कंपनी का काम बढ़ रहा है। नेशनल की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें तो फाइनेंशियल से रिलेटेड कंपनी काम करती है, वो नेशनल पेंशन स्कीम से लेकर म्यूचुअल फंड, किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल से रिलेटेड काम हो वो कंपनी काम करती है। इसके अलावा अगर देखें तो केफिन टेक्नोलॉजी ने एक्विजिशन भी किया है एक कंपनी का, 51% उसका स्टेक लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, कंपनी लगातार लाइसेंस ले रही है अलग अलग जगह, सिंगापुर, हांगकांग, यूएई, मॉरिशस, अलग अलग जगह, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है। ओवरऑल मिला के देखेंगे जिस फील्ड के अंदर कंपनी काम करती है उसके अंदर अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी रखती है, और साथ ही कंपनी की अच्छी पकड़ है। दोस्तों, पकड़ कितनी भी अच्छी हो, मार्केट एक चीज देखता है पिछले 5 साल में कितना भागा और भागने के बाद क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। एक साल पहले 238 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 280 करोड़, 290, 283, 274। कंपनी मजबूत है, लेकिन गिरने तो दें जी। गिर गया 1600 रुपये से इतना नीचे गिर गया, और क्या चाहिए? नहीं, अच्छी खासी और गिरावट हो तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब अच्छी खासी गिरावट पर कोई शेयर मिलता है। 68 करोड़ का प्रॉफिट था, 89 का हो गया, 90 का हो गया, 85 का हो गया, 77 का हो गया, ठीक है। देखिए, टॉप पर बैठा हुआ शेयर है। अब प्रॉफिट कम होगा तो फिर शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी का रिजर्व देखिए, 1236 करोड़ का। कितना? 1236 करोड़। कर्ज सिर्फ 47 करोड़ का है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर होगा जिसमें डीआईस बोले तो एलआईसी लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो डीआईस से पहले देखिए, यहाँ पर एक क्वांट म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर आप देखिए इस शेयर की, जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर कितनी हिस्सेदारी है, 6.64%। म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं, निप्पॉन लाइफ की बात करते हैं, 4.2% की हिस्सेदारी है। चलिए, अब आगे देखते हैं। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो म्यूचुअल फंड है उसकी बात करते हैं तो 3.27% की हिस्सेदारी है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो उसने कितनी हिस्सेदारी लेकर रखी हुई है, 1.22%, ठीक है। डीआईएस की अगर बात करते हैं तो टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जो है उसने 2% की हिस्सेदारी लेकर रखी हुई है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं 1.61% की हिस्सेदारी। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 1.21% की हिस्सेदारी।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर LIC की। देखिए LIC की कितनी हिस्सेदारी है, जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ 1.16% से 1.19 हो गई, अभी कितनी हो गई 1.27। तो LIC भी लगातार इसके अंदर हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रहा है। तो कितने सारे म्यूचुअल फंड ने इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। क्या नाम है शेयर का, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है RBL बैंक। कभी 650 रुपये के आसपास होता था, वहाँ से गिरते गिरते नीचे ज़बरदस्त 80 रुपये तक पहुँच गया। उसके बाद ज़बरदस्त तेजी बनी, 300 मारा, फिर नीचे गिरावट, 300 से गिरते गिरते अभी 150 रुपये के आसपास था, आज की डेट में 262 रुपये के आसपास है। तो बीच में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता रहता है। ज़बरदस्त तेजी शेयर के अंदर थी, देखिए 158, नीचे की साइड में देखेंगे 154 रुपये से तेजी 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 करते करते शेयर कितना पहुंच गया था 270 रुपये तक, अभी 262 रुपये के आसपास शेयर है। ठीक है, तो RBL बैंक की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन जो देखने को मिलता है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है 16,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। कितना, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता रहता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है ऊपर नीचे। कंपनी के फंडामेंटल में भी काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहता है इस शेयर के अंदर क्योंकि मार्केट कैप कम है। तो अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदे तो बेटर है। धन्यवाद।